अब हमारा जो टॉपिक है डेट इज लिंक बिल्डिंग। ठीक है, मेजर जो हमने वेबसाइट्स को रैंक करना है वो ऑन साइट एसईओ के साथ स्ट्रेटजीज के साथ करना है और टेक्निकल एसईओ स्ट्रेटजीज के साथ करना है। और कीवर्ड रिसर्च जो मेन कंपोनेंट था हमारा ऑन साइट एसईओ का, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। यानी ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपकी मास्टरिंग होनी चाहिए, जिस पे आप एक्सपर्ट होने चाहिए। कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, ऑन साइट एसईओ के ऊपर, टेक्निकल एसईओ के ऊपर। अब ये जो लिंक बिल्डिंग वाला पार्ट है, ये आप समझ लो कि ये एक क्लैरिकल सा टास्क है हमारा, कि आप किसी भी जगह पर जाओगे वो आपको लिंक्स मिलेंगे कि भाई ये लिंक्स पोस्ट करनी है। इट्स लाइक अ डेटा एंट्री। आप ये समझ लो कि एक तरह की डेटा एंट्री है। आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे और आपने उस जगह पर जाना है, उन वेबसाइट्स पे जाना है और उन वेबसाइट पे जाकर जस्ट उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और उसका यूआरएल ऐड कर देना। और यही हमारी लिंक बिल्डिंग है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये लिंक बिल्डिंग कितनी तरह की है, अफेक्टिव कौन सी है। ठीक है, और लिंक बिल्डिंग से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। ये बात तो समझ लें कि लिंक बिल्डिंग का गूगल, पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिंक बिल्डिंग जो है ये गूगल का स्टैंडर्ड ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये गूगल का बनाया हुआ स्टैंडर्ड नहीं है। मॉज एक हमारे पास वेबसाइट है, उसका बनाया हुआ ये स्टैंडर्ड है जिससे हम वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करते हैं। वेबसाइट की अथॉरिटी क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर मेरा कस्टमर है और वो कोई प्रोडक्ट सर्च करता है और मैं वो प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मैं उसको, जब भी वो सर्च करता है मैं उसको या पहले नंबर पर आता हूँ या दूसरे पर नज़र आता हूँ या तीसरे पर नज़र आता हूँ, तो उसके नज़दीक मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी। विदाउट टेस्टिंग एनी टूल, कि किसी टूल के साथ वो चेक करे कि भाई ये ऊपर है कि नीचे है, कि अथॉरिटी का नंबर क्या आ रहा है, उसके लिए यही अथॉरिटी मेरे लिए काफ़ी है कि भाई वो जब भी सर्च करता है मैं उससे नज़र आ जाता हूँ, तो वो अथॉरिटी है उसकी। लेकिन असल में वेबसाइट अथॉरिटी जो होती है वो एक नंबर होता है और वो नंबर होता है बिटवीन 0 to 100। मैक्सिमम अथॉरिटी नंबर जो है वो 100 है। ठीक है, अगर आप फेसबुक की अथॉरिटी देखोगे तो 100 होगी, अगर आप ट्विटर की देखोगे तो वो भी 100 के लगभग ही कहीं होगी, अगर आप जियो की देखोगे तो वो 70+ होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस वेबसाइट को हमने किया हुआ ऑप्टिमाइज उसकी अथॉरिटी देखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन जब हम उसको कीवर्ड पे ढूंढ रहे हैं तो वो पहले नंबर पर आ रही है, तो कस्टमर के नज़दीक तो उसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मॉज के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी अथॉरिटी अच्छी इस वक्त अच्छी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड को भी हमने अप्लाई करना है तो हमें लिंक बिल्डिंग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो अथॉरिटी अच्छी होगी तो अदर दूसरे सोर्सेज से भी हमें ट्रैफिक मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो कस्टमर है वो तो हमारे पास गूगल से ही आने लगा हुआ है, सारे का सारा कस्टमर। तो हम जो चाहते हैं बेसिकली, हमारे जो भी बिजनेसमैन है, लोकल बिजनेसमैन जो है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई मैं जो चीज़ बेचने लगा हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है, अगर कोई भी बंदा गूगल पे से सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसको नज़र आ जाए ताकि वो मुझसे बाय करे। ठीक है ना, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ भाई मैं एक माउस परचेज करना चाहता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो दराज की वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाती है, आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है वो दूसरे नंबर पर आ जाती है। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है। आपने कहा भाई दूसरे नंबर पर आ रही है, कस्टमर तक एक्सेस हो रहा है, मेरा सेल भी होने लगी है, इट्स फाइन, मैं तो सेल करना चाहता हूँ ना, मुझे तो अभी सेल बढ़ानी है। अगर तो ये स्टैंडर्ड है तो हमें सिर्फ गूगल पे मिल जाना। हमें लिंक बिल्डिंग, अगर मैं लिंक बिल्डिंग नहीं भी करूँ तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि किसी जगह पर जाकर मेरे कीवर्ड्स बैड हो जाएंगे या मैं कीवर्ड्स के अगेंस्ट नज़र आना बंद हो जाऊंगा, बल्कि जब तक हमारी कीवर्ड के ऊपर हमारा काम हुआ हुआ है और हमने ऑन साइट एसईओ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमने टेक्निकल एसईओ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कुछ भी हो जाए हम ऊपर ही हैं, हर सूरत में हम ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये है लिंक बिल्डिंग, और इसको हम और भी क्या कहते हैं, भला लिंक बिल्डिंग के अलावा क्या कहते हैं? वो इसके अलावा हम इसे कहते हैं ऑफ साइट एसईओ। ठीक है, ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब हुआ कि भाई ऐसा काम है जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे बल्कि दूसरों की वेबसाइट पे जाके करने लगे हैं। अब जो मिनिमम, अगर हम कहें ना भाई वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो रिकमेंडेड अथॉरिटी क्या है, कि वेबसाइट की अथॉरिटी, अच्छी अथॉरिटी जिसे हम कंसीडर करते हैं वो कितनी होती है। अब फिर हम वेबसाइट अथॉरिटी की बात करें। अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, वो क्या करते हैं, उनके पास बाहर से वेबसाइट्स आती हैं, वो कहते हैं हमें सिर्फ अथॉरिटी इंप्रूव करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ना वो टेक्निकल एसईओ करते हैं, ना वो ऑन साइट एसईओ करते हैं, ना वो कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाकर उनकी वेबसाइट को पोस्ट करना शुरू कर देते हैं।
और वक्त के साथ साथ 1 महीने 2 महीने 3 महीनों के बाद उनको दिखा रहे होते हैं ना, अब आपकी वेबसाइट जब हमारे पास आई थी तो इसका स्कोर जो था ना वो 12 था, तो अब हमने इसको 25 कर दिया, अब ये 28 पर चला गया, अब ये 30 पर चला गया। जो रिकमेंडेशन है अच्छा स्कोर है दैट इज़ 40, कि भाई कम से कम आपका, अगर आप डोमेन अथॉरिटीज़ पे काम करने लगे हुए हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, मिनिमम 40 होना। अच्छा एक और चीज़ याद रखें कि जो डोमेन अथॉरिटी, पहली बात तो ये कि जो हमने प्रोफेशनल किचन लगाई हुई है वो तो सब डोमेन पे लगाई है, उसकी डोमेन अथॉरिटी तो वैसे ही नहीं बनेगी। डोमेन अथॉरिटी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपकी डोमेन का नाम क्या है। नंबर 2 आपकी डोमेन किस एक्सटेंशन पर है, .com पर है और .org पर है तो .com की अथॉरिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो .com की है। आपकी डोमेन कितने अरसे के लिए बाई हुई है, 1 साल के लिए आपने बाई की हुई है, मतलब एक डोमेन है वो 1 साल के लिए, एक डोमेन है वो 3 साल के लिए, एक डोमेन है वो 5 साल के लिए किसी ने खरीद रखी है पहले से, और एक डोमेन है वो 7 साल के लिए किसी ने खरीदी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन अथॉरिटी इस फैक्टर के ऊपर किसकी अच्छी होगी, 7 साल ये वाली। यानी इसका मतलब है एक तो ये भी है कि हम, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी बंदा उसकी अथॉरिटी को जब डोमेन को चेक करेगा तो गूगल को भी पता लग गया कि भाई इसने तो 7 साल के लिए ले ली है, मोज को भी पता लग गया कि इसकी वेबसाइट तो 7 साल के लिए आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट है, इसमें वेट है भाई, ये कुछ अर्सा चलेगी, कम से कम 7 साल तो कहीं नहीं गई ना। लेकिन जो साल के लिए क्या पता उसको कभी साल के बाद इसने दोबारा से रिन्यू करवानी है कि नहीं करवानी है। सो ये और फैक्टर्स हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम जरा कुछ ऐसे फैक्टर जो जनरल फैक्टर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पहला फैक्टर, जी पहला फैक्टर क्या है, प्रोफाइल सबमिशन। अब ये सारी सबमिशंस ही हैं, हमने करना क्या बेसिकली, हमने ढूंढना है बड़ी बड़ी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स को और वहां जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। अब मिसाल के तौर पर जैसे फेसबुक का चले, हम कहते हैं कि हम अपनी बिजनेस का, अपनी वेबसाइट के लिए एक फेसबुक पेज बना लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उस फेसबुक पेज में आपका यूआरएल होगा कि नहीं होगा, उसकी प्रोफाइल बनी होगी ना, उसमें आपका यूआरएल आएगा। अब फेसबुक की जो अथॉरिटी है वो कितनी है, 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा पॉइंट मिल गया हमें उधर से। ये अभी मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बताया आपको। ट्विटर पे जाते हैं, उसकी अथॉरिटी उधर बनाएंगे, उधर से भी हमें कुछ अथॉरिटी मिलेगी। लिंक्डइन, यानी एक क्या हुआ कि हमने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जाकर जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है। वहाँ पर जाकर जब हम अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी डोमेन अथॉरिटी ग्रो करेगी। इट्स ऐसे नहीं है कि महीने में कर जाएगी। जब हम कहते हैं ना कि वेबसाइट ने 6 महीने लेने हैं, ये जो आपकी लिंक बिल्डिंग है बेसिकली इसको 6 माह चाहिए होते हैं। लिंक्स को ग्रो करने में 6 माह का अरसा चाहिए होता है। अब कुछ लोग होता है जो आपको लिंक सेल करते हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं भाई इधर आओ फ्री लिंक लगा लो, तो 6 महीने लगेंगे और अगर आप हमें इतने डॉलर्स पे कर दोगे तो हम 1 हफ्ते में आपको ग्रो करेंगे। गूगल ऐसे लिंक्स को पसंद नहीं करता जो फौरी तौर पर ग्रो हो रहे हो और उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो 6 महीने के बाद ग्रो होंगे इसका मतलब है वो लाइफ टाइम होंगे, वो लिंक्स आपके पक्के आपको मिल जाएंगे। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि गूगल हमें बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप लिंक्स को बाय करें। गूगल हमें किसी भी तौर पर ये नहीं कहता कि आप लिंक्स बाय करें, वो हमें लिंक्स बाय करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। गूगल कहता है आपने जितनी भी लिंक बिल्डिंग करनी है सब ऑर्गेनिक करनी है, अनपेड, उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगाना, ठीक है। अगर सपोज कंपनी का बंदा कहता है भाई बहुत पैसे हैं मेरे पास, हाँ आप मेरी लिंक बिल्डिंग करें, जल्दी जल्दी करते हैं जितना जल्दी हो सकता है, वो कर तो दोगे आप, फौरी तौर पर रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन वो उस लिंक बिल्डिंग से उसको उस तरह की अथॉरिटी नहीं मिलेगी जैसी ऑर्गेनिक से मिलेगी। सो एक चीज़ क्या होगी हमारे पास, प्रोफाइल सबमिशन, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है इनके लिए, आपको क्या करना है जी, गूगल पर जाना है और आपको ऐसे लिंक्स ढूंढने हैं, आपको ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी हो, कम से कम 40+। यही कहा ना मैंने, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब एक्सेप्ट, जिसे हम कह रहे हैं ना कि अच्छी डोमेन अथॉरिटी इज 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी जगह से अपनी लिंक, जो हमने एक टर्म पढ़ी थी ना, लिंक जूस,
पढ़ा था ना मैंने, क्या कहा था कि लिंक जूस क्या होता है कि भाई आपका लिंक एक वेबसाइट पे लग गया, उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 80 है, ठीक है। जैसे ही आपका लिंक उस पर लगा वो आपका थोड़ा सा लिंक जूस आपको देगा। अब ये लिंक जूस क्या चीज़ है, अगर मैं इसको और आसान करूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बात करें तो लिंक जूस का मतलब ये है कि वो वेबसाइट वोट कर देती है आपकी वेबसाइट को, वो कहती है ये वाली वेबसाइट भी अच्छी वेबसाइट है। अब आपको वोट कौन करेगा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आप मुझसे मशवरा करते हैं जी वेब डेवलपमेंट कहाँ से करें। अगर मैं आपको कहूँ कि जी पीक सोल्यूशन से कर लो तो काफ़ी स्ट्रांगली आपको समझ आ जाएगी यही पीक सोल्यूशन से ही करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इवन आपसे कहूँ कि पीक सोल्यूशन से नहीं करना कहीं और से करो जाके, तो आप डामाडोल हो जाओगे, है ना, नेक्स्ट कोर्स में कह यार यहाँ से करें कि ना करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसे, क्या आप मुझ पर रिलाई कर रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर रिलाई कर रहे हैं, मेरी बात पर यकीन कर रहे हैं। सो हम उन वेबसाइट पर जा रहे हैं जिनके ऊपर सर्च इंजन बिलीव करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, तो उसने वोट कर दिया। उसने अगर किसी वेबसाइट को वोट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अथॉरिटी भी ऐसे नहीं होगा कि वो 100 था तो वोट करने से वो एकदम 80 पे चला गया, बल्कि वोट करने से जो उसका अपना स्कोर था ना 4, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ये जब भी लिंक बिल्डिंग की बात करेंगे तो ये रेलिवेंस के बगैर बात ही नहीं बनती। लिंक बिल्डिंग है ही रेलिवेंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मुझे लिंक बिल्डिंग भी कहाँ पे जाके करनी है, जो मुझसे रेलिवेंट वेबसाइट्स हो। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है तो मुझे लिंक कहाँ पे लगाना है, ऐसी लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट्स को ढूंढना है जिनका पेज रैंक भी अच्छा हो, यानी जिनकी अथॉरिटी भी अच्छी हो और वो एजुकेशनल भी हो। अगर वो मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट पर जाके मैं लिंक लगाता हूँ और वहाँ पर जाकर कपड़े बिक रहे हैं और मैं लिंक लगा रहा हूँ अपनी एजुकेशन का, मुझे कोई फायदा है उसका? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। गूगल भी नहीं देगा मुझे कोई वेट उसका, गूगल रेलिवेंस से वेट देगा, ठीक है। रेलिवेंसी तो समझ लेंगे साथ है ना, लिंक बिल्डिंग के साथ रेलिवेंसी जुड़ी हुई है कि रेलिवेंट नहीं है तो लिंक बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज क्या होगी हमारे पास जी, प्रोफाइल सबमिशन। एक क्या हो गया, सोशल लिंकिंग। सोशल लिंकिंग समझते हैं ना क्या है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे जाकर प्रोफाइल्स बनाओ। प्रोफाइल सबमिशन का क्या मतलब है, वेबसाइट्स हैं वहां जाकर अपने अकाउंट्स बनाएं और अकाउंट बनाने के बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, और जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो वहां पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना और उसकी डिस्क्रिप्शन में अपनी उस वेबसाइट का जिसका यूआरएल दे रहे हो उसका थोड़ा सा कंटेंट लिख देना, बस। इस तरह करके जब आप 50 प्रोफाइल्स बनाएंगे, 500 प्रोफाइल्स बनाएंगे, 5000 प्रोफाइल्स बनाएंगे, मतलब क्या हुआ, ग्रो करें आप। सो इसका मतलब है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो साथ साथ चलता ही रहना है आहिस्ता आहिस्ता। और ये कैसे चलता है, जो कंपनी ये सर्विसेज देती हैं ये मंथली बेसिस पर वो सर्विसेज दे रही हैं, तो जब तक वो उनको मंथली पे करते रहते हैं वो करते रहते हैं इस काम को, जैसे ही वो स्टॉप करेंगे काम खत्म, ठीक है। सो एक तो होगी सोशल लिंकिंग। तीसरे नंबर पर क्या आ जाती है हमारे पास, एक और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है आजकल, वो क्या है जी, गेस्ट पोस्ट सबमिशन। ये क्या चीज है, गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट का क्या मतलब, पोस्ट तो सबको ही पता है कि भाई वेबसाइट पे पोस्ट लगती हैं, आपको पता है ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप देख रहे होते हो पोस्ट लग रही होती हैं, कई जगहों पे लिखा होता है कि कमेंट कर लो इसके अंदर, कई जगहों पर ऐसा भी होता है वो कहते हैं आप खुद भी पोस्ट लिख सकते हो इसके अंदर। अब गेस्ट पोस्टिंग क्या है, गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढेंगे जो हमारी वेबसाइट से रेलिवेंट है और हम उनसे कहेंगे कि जनाब, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्टिंग, यानी उसने क्या कहा है, उसकी वेबसाइट किस लिए बनी है, मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन की वेबसाइट किस लिए बनी है, क्लाइंट्स के लिए, कि भाई क्लाइंट हंटिंग के लिए बनी है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और एडमिशन लें, इसका तो ये पर्पज़ है। लेकिन एक वेबसाइट है वो सिर्फ किस लिए बनी हुई है कि उसके ऊपर पोस्ट लगती हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। अब वो इतनी पोस्ट उस पर लगी हैं कि वो ग्रो कर गई है और उसकी अथॉरिटी बढ़ चुकी हुई है और वो इस वक्त 70 में आ रही है, 60 में आ रही है, 50 में आ रही है, 80 में आ रही है, इतनी इस पर पोस्ट लग गई है। अब मैं क्या करूँगा, ढूंढूंगा ऐसी वेबसाइट्स को जो मुझे अलाउ करें क्या करना, गेस्ट पोस्ट लगाना, कि भाई आप हमारी वेबसाइट पर आएँ और गेस्ट पोस्ट लगाएं। तो कोई भी बंदा ये फ्री काम करेगा आपको लगता है? कोई भी नहीं करेगा, ये तो पेड है, ठीक है ना। सो ये पेड है, लेकिन ये वाला पेड टास्क अलाउड है। क्यों, कैसे अलाउड है, ये लिंक तो नहीं मिल रहा ना, ये तो एक वेबसाइट बनी हुई है पहले से, उसके ऊपर जाकर आपने एक ऑर्गेनिक तरीके से चीज को पोस्ट करना है। अब वो पोस्टिंग कैसे होगी, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं।
एक तरीका ये है जी कि मैं काम करूंगा, अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप इन्हें ढूंढेंगे। ठीक है, आप ढूंढोगे एक, अभी मैं लिस्ट ढूंढूंगा, हो सकता है 500 URLs आ जाए मेरे पास कि भाई ये 500 वेबसाइट्स हैं, ये इनकी कैटेगरी है, सो ये गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं अगर एक ईमेल भेजूंगा अपनी और उनसे कहूँगा जनाब ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एक गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो वो मुझे कहेंगे कि ठीक है आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। सो एक पोस्ट करने के मैं आपसे $5 लूँगा, $8 लूँगा, $10 लूँगा, $20 लूँगा, $25 लूँगा, डिपेंड्स कितनी बड़ी है वो वेबसाइट, यानी उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से वो पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, अच्छा, ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि एक तरीका तो ये हो गया, मेरी वेबसाइट थी, मैंने बंदा ढूंढ लिया, लगवा ली, पोस्ट लग गई, बात खत्म होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा कि भाई मुझे ये डोमेन अथॉरिटी मिल गई है। अब क्या है, ये गेस्ट पोस्टिंग एक अलहदा से, ये बेसिकली तो डिजिटल मार्केटिंग का SEO का एक छोटा सा कंपोनेंट है ना, सिर्फ एक कंपोनेंट है ये गेस्ट पोस्टिंग, लेकिन कई लोग हैं जो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग पर ही काम करने लगे हुए हैं। वो कैसे आप काम कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट के ऊपर? ठीक है, गेस्ट पोस्ट में वैसे काम कर, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, चलें यूँ कर लेते हैं, मैं कहता हूँ मैं गेस्ट पोस्टिंग की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ और मेरी कैंपेन्स चल रही हैं, फेसबुक पे भी चल रही हैं, गूगल पर भी चल रही हैं, इंस्टा पे भी चल रही हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चल रही हैं, जो बला मेरे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी कैंपेन चलाई हुई है कि भाई गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो मुझसे रब्ता करें। एक ये कैंपेन चल रही है मेरी, एक कैंपेन ये चल रही है कि क्या आप अपनी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं। 2 कैंपेन चल रही है। तीसरे नंबर पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टीम हायर की हुई है जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इंटरनेट पर बैठकर ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढती है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं। अब मेरे पास डाटा आ गया बहुत सारा, मतलब बहुत सारा डाटा आ गया, और उसमें एक डाटा तो नहीं होगा ना, एजुकेशनल वेबसाइट भी होगी, सेलिंग की वेबसाइट भी होगी, स्पोर्ट्स की वेबसाइट भी होगी। अब जब लोग मुझसे रब्ता करेंगे कि जनाब मेरी एक वेबसाइट है स्पोर्ट्स की, तो मुझे गेस्ट पोस्ट करवानी है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लोग होंगे स्पोर्ट्स की वेबसाइट वाले, ठीक है, उनका सारा डाटा मेरे पास मौजूद होगा, मैं उनसे पूछूंगा जनाब ये एक मेरे पास स्पोर्ट्स की गेस्ट पोस्ट है, ये आपके पास लगानी है, आप कितने पैसे लोगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, वो कहता है मैं $5 लूँगा, तो जो दूसरा मेरे पास क्लाइंट आया हुआ है उससे मैं कहूँगा कि जी आपकी जो पोस्ट है ना वो लगेगी $15 की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपने कंटेंट लिखवाना है, कंटेंट भी आप मुझसे लिखवाएंगे तो मैं कंटेंट के इतने चार्जेस लूँगा, तो अगर आप मुझे कंटेंट लिखा हुआ दे देंगे तो मैं $15 आपसे लूँगा। ठीक है, उसके बाद $10 बच गए मेरे पास, $10 मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरी ना वेबसाइट A है और ना ही मेरी वेबसाइट B है, दोनों ही वेबसाइट मेरी नहीं है, मैं पीठ में मार्केटिंग के लिए काम करने लगा हूँ। ठीक है, अब जिसकी वेबसाइट होगी वो कैसे काम करता है, अब हो सकता है वो ऐसे काम करता हो कि भाई मुझे ईमेल कर दें अपना कंटेंट सारा, तो मैं लगा देता हूँ। एक ये तरीका होगा। एक तरीका ये होगा कि वो उसने क्या किया हुआ है कि उसने अपना कंट्रोल पैनल एक बनाया हुआ है गेस्ट पोस्ट करने के लिए, वो वहाँ से आपको एक यूज़र क्रिएट करके देगा जो कि सिर्फ गेस्ट पोस्ट के लिए होगा। वो कहेगा जनाब ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसको लॉगिन करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी पोस्ट लगाने की, तो आप खुद ही पोस्ट लगा लें। तो लाजमी बात है जब मैं ये वाला काम मुझसे वो करवाएगा तो उसका मार्जिन और कम हो जाएगा ना फिर। अदरवाइज क्या है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसकी वेबसाइट है, उसके पास 10,000 डेली पोस्ट आ जाती हैं लगने के लिए, बड़ा मुश्किल है, उसको टीम भी हायर करनी पड़ेगी ना। लेकिन एक बंदा बना कर बैठा हुआ, वो कहता है भाई मैं आपको यूज़र नेम दे देता हूँ, उसमें उसे कोई टेंशन नहीं है, उसने जो यूज़र नेम देना है ना वो बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड किस्म का यूज़र होगा जो स्वयं पोस्ट लिखने के कुछ भी नहीं कर सकेगा, और डेवलपर की तरफ से उस पोस्ट के ऊपर सारी सेटिंग भी हुई होगी। क्या सेटिंग हुई होगी कि भाई ये पोस्ट है एक SEO ऑप्टिमाइज पोस्ट होनी चाहिए, मतलब कि इसका टाइटल में अगर कीवर्ड ना हो तो अप्रूव ना हो, इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर कीवर्ड ना हो तो अप्रूव ना हो, इसकी बिल्कुल वही जो मैंने आपको SEO पढ़ाई है सारी की सारी, उसने ये सब कुछ सेट किया होगा। इसका मतलब है कि लगाने वाले को भी थोड़ी सी SEO का, अदरवाइज उसकी पोस्ट सबमिट ही नहीं होगी, उसकी पोस्ट पब्लिश ही नहीं होगी। और ये जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, इसलिए कि ये वाले केसेस मेरे पास आए हुए हैं। कई लोग, कई स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर आए हुए, पढ़ रहे थे और साथ गेस्ट पोस्टिंग करते थे, वो मेरे पास लेकर आए, अपना लैपटॉप लाकर उन्होंने दिखाया कि सर ये पोस्ट नहीं लग रही। तो जब मैंने उनको पोस्ट को देखा तो उनके पोस्ट के अंदर कीवर्ड्स नहीं थे। फिर हमने जैसे उनकी कीवर्ड्स लगाए, लिंकिंग की, मतलब वही जो SEO के बेसिक फैक्टर्स हैं वो सारे उनकी पोस्ट पर अप्लाई किए, फटाफट पोस्ट उनकी पब्लिश हो गई।
अपलोड ही नहीं होती कीवर्ड्स के पूरे। अपलोड फाइवर पे आप अकाउंट बनाते हैं, कभी कभी किसी ने बनाया हो। फाइवर पे जाकर जब आप अपनी गिग लगाओगे तो जब तक आप ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को फॉलो नहीं करोगे आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। इवन आप टाइटल लिखोगे ना, वो टाइटल के अंदर आप एक सिंबल लगा दोगे तो फाइवर क्या कहता है, कहता है कि भाई सिंबल वाला टाइटल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपका टाइटल ही एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी ये सारी सेटिंग्स उसमें पहले से मौजूद है। सो एक ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं, कौन सी है ये? आर्टिकल सबमिशन। ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर हम आर्टिकल्स सबमिट कर सकते हैं। यानी मैं आर्टिकल लिखूं और वहां पे जाकर आर्टिकल लगा दूं, फ्री में लग जाएगा, उसके कोई पैसे नहीं है, मुफ्त में लगेंगे हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, अब हमें इसका फ़ायदा क्या है? आर्टिकल लिखने का क्या फ़ायदा है? मतलब मेरी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, तो मैंने क्या किया है कि एक आर्टिकल्स की वेबसाइट, एक नहीं बल्कि बहुत सारी आर्टिकल्स की वेबसाइट ज्वाइन की हुई है और वहाँ पर जाकर मैं आर्टिकल लिखता हूँ और एक आर्टिकल लिख देता हूँ, सपोज कर लें 200 वर्ड्स का, या उसकी जो भी मिनिमम लिमिट होगी उसके मुताबिक एक आर्टिकल लिखता हूँ और लिखना शुरू हो गया हूँ, मेरा आर्टिकल रीड होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि असल में मैंने ये जो आर्टिकल राइटिंग शुरू की थी इसका जो बेनिफिट था ना बेसिकली वो मेरे लिए ये था। वैसे तो आपको आर्टिकल्स लिखोगे, किसी साइट पर लिख रहे होगे तो आपको आर्टिकल लिखने के पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा असल बेनिफिट ये था कि मैंने ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेकर आना। तो मैंने क्या किया हुआ है, आपको याद होगा जब वेबसाइट बनाना सिखा रहा था तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आपकी वेबसाइट पर एक ब्लॉग के नाम से या एक आर्टिकल्स के नाम से एक लिंक होना चाहिए। अब असल चाहता मैं ये हूँ कि लोग मेरे पेज पर आएँ, तो जब मैं आर्टिकल्स लिखना शुरू करूँगा और मेरे आर्टिकल्स रीड होना शुरू हो जाएंगे, शुरू में मैं लिंक्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब मुझे फील होगा कि भाई ऑर्गेनिकली अब मेरे लोग मेरी रीड करना शुरू हो गए हैं तो रेलिवेंटली मैं अपने आर्टिकल के बीच में लिंक्स ऐड करने शुरू कर दूंगा और वो वाले लिंक्स का सारा डाटा कहाँ पर होगा? मेरी वेबसाइट पर होगा। अब वो क्या होगा, ट्रैफिक मुझे मिलना शुरू हो जाएगी वहाँ से। इसका मतलब क्या होगा, फिर लिंक जूस मुझे मिलेगा। आर्टिकल वाली वेबसाइट की लिंक जूस था 60%, तो आर्टिकल लिखने की वजह से लोग जैसे ही उसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं वहीं पर लिंक पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट करके आ जाते हैं मेरे पे, तो लिंक जूस मुझे मिल गया, वोट कर दिया उस वेबसाइट ने भी मुझे। लेकिन ये वाला ये लिंक बिल्डिंग जो है ये बड़ी टेक्निकल तरीके से लगा रहे हैं। मतलब ये ऐसे नहीं है कि हम किसी आर्टिकल की वेबसाइट पर जाएं और सीधा ही जाते ही लिंक्स लगाने शुरू कर दें। आप ट्विटर से भी ले सकते हो लिंक बिल्डिंग, लेकिन ट्विटर में भी पहले नेचुरल इंगेजमेंट लगाएं और ऐसे मैसेजेस दें जिनमें लोगों को लगे कि आप रियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और फिर उस रियल इंफॉर्मेशन से आप चाहें तो यूट्यूब पे ट्रैफिक लें, चाहें तो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाएं, कहीं भी ट्रैफिक ले जाएं। उसके बाद ऑनलाइन फोरम्स, बहुत सारे फोरम्स हैं। सबसे जो अच्छा फोरम है वो क्या है? कोरा। कोरा का जो फोरम है ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, मैंने आप सबसे कहा था कि इसे ज्वाइन कर लें। ये हमारे पास एक फोरम है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए। यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, यहाँ पर आप सवालात पूछ भी सकते हैं, आंसर्स भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आंसर्स भी कर सकते हैं। कोरा के नाम से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। अब इसे ज्वाइन करने का आपको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। इवन आप गूगल पे भी कुछ सर्च करते हो ना, खासतौर पर FAQ टाइप की सर्च, तो आप देखिएगा दूसरे तीसरे नंबर पर या पहले नंबर पर ही आपको कोरा ही नजर आएगा, यानी उसका जवाब आप, हाँ जी, उसका जवाब आपको कोरा में जाके मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, इसको ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको क्वेश्चन आंसर का ये तो एक अलग फ़ायदा है ना, जो कि एक जनरल फ़ायदा है। SEO के हवाले से इसका क्या फ़ायदा है? SEO के हवाले से कोरा को ज्वाइन करने का हमें ये फ़ायदा है कि भाई हम कोरा पर आ गए, ठीक है, हमने आकर बेसिकली लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन वाले कोरा पर मौजूद हैं, ठीक है। आपके कोरा के ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कई लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब पूछ रहे हैं, कई लोग वर्ड के मतलब पूछ रहे हैं, कई लोग गूगल एड्स के मतलब पूछ रहे हैं। अब पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया हुआ है, सारे ट्रेनर्स को अपने साथ रखा हुआ है कि भाई ये अकाउंट है, आपने देखना है जिससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो उसने जवाब देना। अब पीक सोल्यूशन वालों ने लोगों को अटैच कर लिया अपने साथ, आंसर्स देने शुरू हो गए। अब हमने क्या करना है, बेसिकली आंसर्स के अंदर अपने लिंक्स लगाने हैं, और उस लिंक्स, वो लिंक किस चीज़ का होगा? हमारी वेबसाइट का लिंक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोरा को अगर आप चेक करो, इसकी अथॉरिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है।
कोरा की वेबसाइट की। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से हमें लिंक्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो हमारी अथॉरिटी काफ़ी जल्दी ग्रो करेगी। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एज ए लिंक बिल्डर अगर हम काम कर रहे हो तो कोरा पे हमें बंदे बिठाने चाहिए अपने जो इस पर काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो ये होगी, अब कि एक दो दफ़ा मैंने कुछ वीडियोस देखी, फिर मैंने इसकी वीडियो लगाई हुई थी, टिकटॉक पे भी लगाई थी और यूट्यूब पे भी लगाई। अब एक बंदे ने लिखा हुआ था जनाब आप कोरा से भी कमाई करें, कोरा से डॉलर कमाएं, ठीक है। तो कोरा से तो आप डॉलर्स नहीं कमा सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है। कोरा आपको पैसे नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। कोरा का ये पर्पज़ ही नहीं, आपने वो मैंने स्टोरी सुनाई है कोरा की तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अर्निंग प्लेटफॉर्म तो किसी भी तरीके से नहीं है, अर्निंग प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं है, लेकिन आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि ये एक वाईफाई माउस है, ठीक है। अब किसी बंदे का वाईफाई माउस ख़राब हो गया, उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जनाब मेरे माउस का लेफ्ट बटन नहीं चल रहा, मेरे माउस का जो सिग्नल सही नहीं आ रहे, मेरे माउस का ये जो नीचे लाइट आ रही है ये ऑन नहीं हो रही। कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के मतलब। कोरा में उसने सवाल पूछा, उसने जवाब देना शुरू कर दिया बंदे ने। अब वो बंदा कौन था? बेसिकली वो बंदा जो था ना वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि उसने एक ऐसी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट ज्वाइन की हुई थी जिसके ऊपर कंप्यूटर एसेसरीज सेल होती हैं। अब उसने उसको आंसर देने शुरू कर दिए, काफ़ी सारे आंसर दिए, समझ लें 40-50 उसने सवाल पूछे, उसने 40-50 जवाब दिए। अब आपका क्या ख्याल है उसका आखिरी सवाल क्या होगा कि अच्छा माउस कहाँ से मिलेगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब उसने एक एफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ था उस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। एफिलिएट अकाउंट क्या होता है? आप भी बना सकते हैं सारे, कोई इशू नहीं है। इस सारे कामों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च करनी है, बस गूगल सर्च करें, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स ढूंढें, उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, वो क्या करेंगे आपका एफिलिएट अकाउंट बना देंगे। एफिलिएट अकाउंट का होगा क्या? उस एफिलिएट अकाउंट में ये होगा कि वो आपको एक लिंक देंगे और वो ये कहेंगे कि भाई इस लिंक के थ्रू आप हमारी वेबसाइट से कुछ भी परचेज करेंगे तो हम आपको उसको कमीशन देंगे। अब ये कितना मुश्किल काम है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि भाई उस वेबसाइट वाले को पता कैसे लगेगा कि ये कमाई आ कहाँ से रही है, ये जो हमारे पास ऑर्डर आया है ये किसकी वजह से आया है, ठीक है। वो मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे ये तो हमारा अपना क्लाइंट था, आप कैसे इसे क्लेम कर सकते हैं ये आपकी तरफ से आया है। बेसिकली जो आप लिंक देंगे ना तो उस लिंक के अंदर एक यूनिक आईडी होगा, ठीक है। वो जो आईडी होगा वो आपका होगा। तो जब भी कोई ऑर्डर जनरेट होगा तो वो जो बीच वाला आईडी होगा ना वो आईडी उसने आपके लिए रखा होगा और उस आईडी के अगेंस्ट उसने आपके अकाउंट को सेटअप किया होगा। तो आपके बैंक अकाउंट में जो आपका शेयर होगा खुद ब खुद ही चला जाएगा, ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप महीने में 50 चीज़ें इस तरह बेच लेते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ, मैं अक्सर आप लोगों से डोमेन की बात करता हूँ, मैं अक्सर आपसे होस्टिंग की बात भी करता हूँ, मैं आपसे कैनवा की बात भी करता हूँ, कितने सारी चीज़ों की बात करता हूँ। मैं चाहूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ इन सब प्लेटफॉर्म्स की, कि मतलब जो कंपनीज डोमेन सेल कर रही हैं, ठीक है, उधर मैं अपने एफिलिएट अकाउंट बना लूँ, सब पे ही बना लूँ। 10-15 कंपनियों के साथ मेरे अकाउंट्स बने हो होस्टिंग के भी। अब जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैं उन्हें पूरा 3 महीने इन्फॉर्मेशन देता हूँ, है ना। उसके बाद मुझे कोई आखिर में कोई स्टूडेंट पूछे कि सर डोमेन कहाँ से परचेज करें, मैं ऐसे कहता हूँ वेट करो, मैं तुम्हें एक लिंक भेजता हूँ, इस पर क्लिक करके परचेज कर दो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप परचेज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली उससे मेरा जो कमीशन होगा वो भी मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं जो आपको लिंक भेज रहा हूँ वो मुझे उस कंपनी ने लिंक दिया हुआ है कि भाई आपकी जितनी भी सेल होगी इस लिंक के थ्रू वो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका। ये अब आपको मैंने बीच में ना एक कोड कॉन्सेप्ट दे दिया, कौन सा? एफिलिएट मार्केटिंग का। फाइवर पे अकाउंट बनता है, फाइवर पे अकाउंट बनता है जिसके पास टेक्निकल स्किल अच्छी है वही सेल कर सकता है ना चीज़ें। काफ़ी मुश्किल, काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे ग्रो होने में। लेकिन फाइवर का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, वो तो आप वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम आप वैसे ही ज्वाइन कर दें। उसका क्या मतलब है? वो कैसे ज्वाइन होगा? वो ऐसे ज्वाइन होगा, लेकिन लाजमी बात है जब आप किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं तो जब तक आप स्ट्रॉन्ग, आपको क्या लगता है कि बस एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया तो सेल हो गई? जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है, आपको ये सारा सेल करने के लिए ऑडियंस की भी तो ज़रूरत है ना। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप कैसे सेल कर सकते हैं? आपको ऑडियंस होनी ज़रूरी है, यही डिजिटल मार्केटिंग है। तो हम कहते हैं भाई इंस्टाग्राम से भी ऑडियंस लो, फेसबुक से भी ऑडियंस लो, यूट्यूब से भी ऑडियंस लो, हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस बाय करो। लोग आपको फॉलो कर रहे हो, जब आपको लोग फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग आपके पास हैं। सो एफिलिएट, उधर आपने अकाउंट बनाया और आपने किसी ऐसे 2-4 ऐसे लोग पकड़े जिनकी बहुत सेल है फाइवर के ऊपर, हाँ, तो उन्हीं की आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लिंक मिलेगा उधर से कोई भी बंदा जब उससे बाय करेगा तो फाइवर आपको भी शेयर देगा उसको। सो आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले आपको अपनी वेबसाइट से कोई आपका एफिलिएट मार्केटिंग का एक अकाउंट बना दें और वो ये कहेंगे जनाब आपके रेफरेंस से जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, ये ऐसे मेरा ख्याल चलता भी होगा, कॉलेजेस में ऐसे चलता भी है, क्योंकि कहता है कि आपकी वजह से जो स्टूडेंट आए हम आपको इतना कमीशन देंगे। ये तो एक ऑफ साइड स्ट्रेटेजी है ना। ऑन साइड स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो कहेंगे भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आए, उधर हम आपको एक लिंक दे देते हैं, तो आपने किसी का एडमिशन करवाना होगा ना, उसको ये लिंक के थ्रू एडमिशन करवाइएगा, तो उसका शेयर हम आपको दे देंगे। तो ये क्या हुआ, ये पीक सॉल्यूशन की एफिलिएट मार्केटिंग शुरू होगी। मैं अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट से आपको एक लिंक क्रिएट करके दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, जब हम ऐसी वेबसाइट बनवाएंगे तो हमें ये एक अलग से एपलेट उसमें ऐड करवाना पड़ेगा कि भाई ये हमने एफिलिएट मार्केटिंग भी करवानी है, तो ये भी आपने हमें एक अकाउंट बनाने की एक ऑप्शन भी देनी है कि जो मेरे एफिलिएट यूजर्स हों उनके अलग अलग अकाउंट्स बन जाएं इसके ऊपर, और हर अकाउंट अलग से आइडेंटिफाई हो रहा हो। ठीक है, सो ये है एक एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट। हो सकता है कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद सोच रहे हो कि यार ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये वाला कोर्स भी करते हैं हम लोग। ये कोर्स आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद खुद करना चाहिए असूली तौर पर। ये आपको सारा कोर्स गूगल पे मिल जाएगा, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लर्न करने की जरूरत है। अब आपको समझ तो आगे करना क्या है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है ऐसी कंपनीज जो एफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं। उसके बाद नहीं समझ आ रही आगे से क्या करना, उनको मेल कर दो कि जी मैं आपकी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रही हूँ या करना चाहता हूँ। वो आपको बताएंगे कि क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, कि जनाब ये करें, इधर आएँ, अपना ईमेल प्रोवाइड करें, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दें, हम आपका अकाउंट बना देते हैं। अब आपकी आगे से है कि आप किस तरीके से हमारी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। ठीक है, सो एक क्या हो गया जी, हमारा ऑनलाइन फोरम्स को हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी है जो कि पुरानी है, सिर्फ मैं उसका नाम ही लिख रहा हूँ, लेकिन वो आजकल कोई इतनी चलती नहीं है, और वो है क्या है, ये डायरेक्टरी सबमिशंस। ठीक है, और एक है हमारे पास लोकल लिस्टिंग्स। लोकल लिस्टिंग का क्या मतलब है, जिस तरीके से हमारे पास जनरल्स होते थे या येलो पेजेस होता था टेलीफोन का, तो उसके ऊपर क्या होता था, सारों के नंबर लिखे होते थे। इसी तरह लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट जो है, अब लोकल का मतलब क्या हुआ कि ये प्योरली लोकल काम हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरी वेबसाइट कनाडा की है तो मैं लोकल लिस्टिंग किसकी यूज़ करूंगा, कनाडा की यूज़ करूंगा। अगर मेरी वेबसाइट पाकिस्तान की है, मेरी वेबसाइट इंडिया की है, तो मुझे उसी की लोकल लिस्टिंग यूज़ करनी है। मुझे खुद से ऐसे नहीं है कि मेरा बिजनेस तो पाकिस्तान में है और मैं लोकल लिस्टिंग कनाडा की कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई खास फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, उससे मेरा रैंक इतना इंप्रूव भी नहीं होगा और उसका मुझे फायदा भी कुछ नहीं होगा। सो हमने क्या करना है, लोकल सबमिशंस भी करनी है। हमने लोकल लिस्टिंग साइट्स को ढूंढना है और उधर जाकर अपने बिजनेस की एंट्री करवानी है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एफर्ट वाली चीज़ें हैं, यानी आपको पहले ढूंढना है। और ऐसे भी हो सकता है कि आज से 6 महीने पहले एक लोकल लिस्टिंग थी जहाँ पर आप फ्री सबमिशन कर सकते थे। अब क्या हुआ, वो वेबसाइट इतनी ग्रो कर गई, उसने कहा जी अब आप फ्री सबमिशन नहीं कर सकते, अब आपको $10 देने पड़ेंगे। तो जब हम एसईओ की स्ट्रेटेजी पर आते हैं तो हम कहते हैं भाई ऐसी लिस्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब दूसरे एंड पर देखें, दूसरे एंड पर मैं ये कहता हूँ कि ये लोकल लिस्टिंग बड़ी पॉपुलर हो गई है। ठीक है, मतलब बहुत सारे यूजर जो है इंटरनेट पर इस लोकल लिस्टिंग को फॉलो करना शुरू हो गए और यहाँ आकर बिजनेसेस को देखते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट से कहूँगा कि यार अगर आप इस एक की लोकल लिस्टिंग पेड करवा लें तो आपको फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें ये वो कहते हैं कि भाई हम आपके बिजनेस को टॉप पे शो कर देंगे अगर आप पे करोगे। यानी आपको हम प्राइमरी कैटेगरी बना देंगे कि कोई भी बंदा हमारी लोकल लिस्टिंग की वेबसाइट पे आएगा और आगे से कैटेगरी सिलेक्ट करेगा कमर्शियल किचन, तो अगर आप हमारा प्रीमियम अकाउंट में आए हुए हैं तो हम आपको, जैसे OLX पे आ रहा आता है ना, कुछ एड्स होते हैं ना जो पेड होते हैं, टॉप पर होते हैं, जब पेड ऐड खत्म होते हैं तो फिर नीचे एड्स आते हैं। सो जो OLX की कैटेगरी है ये भी इसी में ही आती है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड। यानी क्लासिफाइड एड्स में भी जाना है। लेकिन क्लासिफाइड एड्स में आपको कब जाना है, क्लासिफाइड एड में आपको खुद से देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट क्लासिफाइड एड्स वाली है भी कि नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट क्लासिफाइड एड्स की है तो आप उसमें भी जाएं और वहाँ भी ऐड लगाएं। इसी तरह आप इंटरनेट से ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपने साइट ढूंढनी है, आप सारी ढूंढ लोगे। ठीक है, अब मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ कि क्या कीवर्ड जाके वहाँ लिखें जिनसे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। सो ये हमने तकरीबन पढ़ लिया है कि लिंक बिल्डिंग की हमारे पास स्ट्रैटेजीज क्या हैं। और मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले बताया था कि आपने डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक करनी है।
Ahrefs से चेक कर लें, और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें चेक करनी है, तो वो कैसे करनी है? इधर आओ, यहाँ आते हैं। देखिए मैं एक टर्म इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मैंने लिखा हाई। अब हमने इस टर्म को समझ लेना है, लॉजिक को समझ लेना है इसकी। हाई PR, PR का मतलब क्या होता है? पेज रैंक, ठीक है। हाई PR लोकल क्लासिफाइड साइट्स। अब ये क्लासिफाइड के लिए मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या था कि मैं कहता जो अच्छे पेज रैंक वाली है, यानी जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी हो, मुझे सिर्फ वो वाली साइट्स दिखा दो। अब क्या हुआ है, यहाँ देखिए जरा आकर नीचे, ये क्या आ रहा है? 10,000 प्लस ग्लोबल फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स। अगर तो आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है तो यहाँ पर जाकर मैं सबमिशन शुरू कर दूंगा। 10,000 साइट्स दे रहा है आपको, तो इसमें हो सकता है सारी ना चल रही हो, कुछ काफ़ी सारी तो चल ही रही होंगी। तो आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर ये टास्क है जो मैं कह रहा था कि ये क्लरिकल टाइप का टास्क है हमारे पास। आइए जरा नीचे, शुरू हो गई साइट्स। कितनी साइट्स आ गई हैं? तो ये आप घर बैठ के खुद ढूंढ सकते हैं ना, इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मैंने आपको सिर्फ टर्म बताई है। मैंने क्या कहा कि आपने लिखना है हाई PR क्लासिफाइड साइट्स। अब टर्म सेम रहेगी, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता जाएगा हर दफा, ठीक है। अब जरा देखें, जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी थी उसको देखते हैं। वो कौन सी मैंने बताई थी? गेस्ट पोस्ट, ठीक है। मैं कहता हूं हाई PR गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। देखते हैं अब क्या आता है। आगे जरा देखें, अब इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। क्या लिखा हुआ है? गेस्ट पोस्ट 25,000 प्लस गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स। जिस पे मैंने क्लिक कर दिया, नीचे आए जरा जी, आ गई। यहां पे राब्ता करेंगे हम, इन जगहों पे राब्ता करेंगे। जरा वापस आए, ये तो बहुत ज्यादा है ना, ये रखे पेज बाई पेज है। मतलब ये आपको कहा ना, ये एक टास्क है जो कि कुछ कंपनीज हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने SEO का बंदा हायर ही नहीं किया हुआ, मतलब उसने SEO स्पेशलिस्ट नहीं रखा हुआ अपने पास। लिंक बिल्डिंग करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है उसके लिए, क्या है? लिंक बिल्डिंग तो कोई भी कर सकता है। आप भी कंपनी खोलें, लिंक बिल्डिंग शुरू कर दें, होती जाएगी। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है ना सिर्फ, और उसको समझाना है कि भैया ये लो, ये आज 5,000 लिंक्स हैं, यहाँ पर जाकर पोस्ट कर दो, लिंक बिल्डिंग शुरू हो गई है। तो ये काम लोगों को सबसे आसान काम लगता है, लेकिन ये काम क्या है? मेरे स्टूडेंट्स ने एक जगह जॉब शुरू की थी, और 1 महीना जॉब करने के बाद मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे अपनी वेबसाइट लाकर दिखाई कि सर मैं इस पे काम करता हूँ, मैं इस पे लिंक्स लगाता हूँ। सो मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि सर इस वेबसाइट का कीवर्ड क्या है? कहता नहीं सर उन्होंने नहीं बताया हुआ। तो मैंने कहा आपने इसकी ऑन साइट SEO किया है? कहता नहीं। कहता लेकिन सर क्लाइंट हमसे सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब उसने लिंक बिल्डिंग शुरू की थी तो वो 0 थी, तो अब उसका जो है ना वो 25 तक पहुंच गया। लेकिन इससे उसको बिजनेस का कोई फ़ायदा हो रहा है? 0 फायदा हो रहा है। उसकी वेबसाइट रैंक कर रही है, 0 कर रही है। यानी अभी तक जो कि सबसे पहला स्टेप था, क्या था? कीवर्ड रिसर्च। कि भाई सबसे पहले तो कीवर्ड बताओ ना। आपको गूगल ने कोई मैजिक से तो नहीं दिखा देना लोगों को। लोगों ने आपको ढूंढना कैसे है? अपने सर्चिस से। वो सर्चिस आपके कीवर्ड है। तो जब तक आपकी वेबसाइट में कीवर्ड ही शामिल नहीं है, आप जितनी मर्जी SEO ऑफसाइट SEO करवा कर बैठ जाएं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये होता क्यों है? होता इस तरह है कि ये रिकमेंडेशन जो दें, जैसे हम मुझसे पूछेंगे अब क्या करना चाहिए, तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊं जो मुझे पता हो यार मैं करा रहा हूँ, कोई और टीचर नहीं करा रहा, तो मैं कहूँ ये करें सबसे पहले। मैंने रिकमेंडेशन दे दी, आप तो समझ गए ना, बस यही करना चाहिए। वैसे मैं हमेशा क्या रिकमेंडेशन देता हूँ, हमेशा यही देता हूँ क्लास में बैठ के, कि भाई इस कोर्स को आखिरी कोर्स समझ के करो और बाकी घर बैठ के करो। यही बात कर रहा था ना आपसे मैं बार बार, कि आप इंटेलेक्चुअल आपको बनना चाहिए। आपको इस तरह का हो जाना चाहिए कि आप घर बैठ के कुछ सीख सकते हो। क्योंकि आज आपने मुझसे जो SEO सीखी है, क्या पता है कि ये
4 महीनों के बाद यही एसईओ रहेगी कि चेंज हो जाएगी? तो क्या फिर कोर्स करोगे? फिर 4 महीने के बाद चेंज हो जाएगी। तो जब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, आपको ऑनलाइन लर्निंग नहीं समझ आती कि खुद से बैठ के कैसे लर्न करना है, तो आप कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं कोर्स करता हूँ? मैं कोई कोर्स नहीं करता हूँ, मैं गूगल ही करता हूँ हमेशा। मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है, क्या ट्रेंड्स आ गए हैं, क्या नई चीज़ होगी, क्या पुरानी होगी, पुराने स्टैंडर्ड्स क्या अभी वही चलने लगे हुए हैं कि कुछ नए स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। इस तरह मैं लर्न करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ें वो भी ऐसे ही लर्न करें, कम से कम टॉपिक वाइज। मतलब आप कोई और चीज़ सीखना चाहते हो तो आपका कंटेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो तो आपको सीखना चाहिए, नई चीज़ तो सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को ले लेके बैठे रहे, आप आज से कोई 1 साल के बाद के कि यार 1 साल हो गया, अब तो बड़ा पुराना हो गया, अब तो भूल भाल गए हम। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 1 साल के बाद भी जब शुरू करें, आपको पता होगा भाई गूगल से आपने कैसे हेल्प लेनी है, यूट्यूब से आपने कैसे हेल्प लेनी है, फेसबुक पेज से आपने कैसे हेल्प लेनी है। आप 1 महीना कुछ थोड़ी सी वर्किंग करें और आप अपडेट हो जाए, बजाय इसके कि आप कोर्स के लिए किसी कॉलेज की तरफ से। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इधर वापस। एक और गेस्ट पोस्टिंग देखते हैं जो पहले नंबर पर आ रही थी, अब उसको देख लो जी। देखिए जरा, आ गई है जी। ये क्या चीज है? डोमेन अथॉरिटी सा शो कर रहा है, कहता भाई ये साइट्स है। अच्छा, एक और चीज है, इसकी जो मेंशन डोमेन अथॉरिटी है ना, इस पर भी आपने यकीन नहीं करना। हाँ, आपके पास टूल है ना, तो आपने जब किसी जगह काम करना शुरू करना है तो आपने उसने अगर लिखा हो ना कि भाई डोमेन अथॉरिटी 40 है, तो पहले एक बार चेक कर ले वाकई 40 चल रही है आजकल भी के पुरानी इसने रिजल्ट दिखाए हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन पहले उसकी टूल की मदद से डोमेन अथॉरिटी भी चेक कर लें। मिसाल के तौर पर जी, ये क्या कह रहा है? बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फाइनेंस। इसका क्या मतलब है? ये वो चीज़ है जो आप पूछ रहे थे। कहता है भाई इस तरह की अगर आपको गेस्ट पोस्ट चाहिए तो इस पे क्लिक कर दें। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस। कहता है ये वाली अगर आपकी वेबसाइट्स हैं, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, तो इन पे क्लिक करो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? देखिए, आप कर सकते हो ना ये काम। अगर आप इसके ऊपर अपना काम शुरू करो आज से कि यार हम गेस्ट पोस्टिंग शुरू करते हैं, तो एक तो आपको इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप हर दफ़ा कांटेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा। लेकिन अगर आप किसी को ये कहेंगे कि हम स्टूडेंट हैं और हम शुरू करने लगे, तो कोई बंदा आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। हाँ, आपने अपने आप को कभी भी स्टूडेंट के तौर पर किसी को सामने, क्यों आप उसके सामने तो गए ही नहीं है। आपने से कहना जी मेरे पास 5-6 वेबसाइट्स हैं, तो वो करवाना चाह रही हैं ये काम, तो आपके पास मैंने गेस्ट पोस्ट लगानी है। ठीक है, बताएं उसे जी मेरी कैंपेन्स चलती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो मेरे पास है ये डाटा, तो आप मुझे बताएंगे आप कितने में लगाओगे। इस पर आए, अब मैंने इसके कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिया। आ गया? क्या कहता है? कॉन्टैक्ट अस फॉर एडवर्टीजमेंट एंड एनी अदर क्यूरीज। कहता है भाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर अपना नाम लिखो, यहाँ पर अपना ईमेल दो, यहाँ पर आप मैसेज दें। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्या करनी है आपने, योर मैसेज सब्जेक्ट क्या होगा, और इधर इसकी डिटेल बताएं मुझे और मुझे सेंड कर दें क्यूरी। इसके बाद वो बैठा ही इस काम के लिए होगा, इसीलिए तो उसने वेबसाइट बनाई थी कि मैंने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, उसने तो आपसे पैसे लेने हैं, तो वो आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है जी इतने पैसे लूँगा मैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा आपकी वेबसाइट कौन सी है, देखेगा उसको, फिर आपको बताएगा कि मैं गेस्ट पोस्ट के इतने पैसे लूँगा। फिर आपने कुछ भी नहीं करना, तो इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं ना, आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा इस तरह करने से इसके ऊपर। और ये एक प्लेटफॉर्म हो गया। फेसबुक पर जाएं, फेसबुक के ऊपर ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड है। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा लोग मिलेंगे, फेक लोग भी मिलेंगे और सही वाले लोग भी मिलेंगे। ठीक है ना, मैं क्या फेक भी मिलेंगे और सही वाले भी मिलेंगे। कम से कम एक काम कर सकते हैं, फेसबुक को बताऊँ क्यों यूज़ कर, मैं बता क्यों यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा रिसर्च करने के लिए फेसबुक यूज़ करता हूँ। मुझे किसी टॉपिक की रिसर्च करनी होती है ना, तो मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ। पैसे ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक है, पैसे लेंगे और गायब हो जाएंगे, ऐसे भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जो ठीक होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं हम आपको ऑर्गेनिक दे रहे हैं, मगर वो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो पेड होता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो बोर्ड्स के थ्रू कुछ करवा कर दे देते हैं आपको थोड़े दिनों के लिए, महीने के लिए, 10 दिनों के लिए। उतनी दिन आपको वो दिखाता है कि देखें आप ग्रो कर गए। तो जैसे आप पेमेंट वगैरह करते हो, उसके बाद थोड़े ही अरसे में आप नीचे आ जाते हो। तो पेड लिंक बिल्डिंग कभी भी नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि शुरू में ये ब्लैक हैट एसईओ है, शुरू में आप ग्रो करोगे, लेकिन जैसे ही गूगल के मैकेनिज्म में आप आओगे
वो आपको रीड करेगा कि ये तो आपने ब्लैक हैट एसईओ यूज़ किया, तो आपके सारे लिंक्स खत्म कर देगा। तो हो सकता है आप उस ग्रोथ की वजह से 40 पे गए हो, वो आप एकदम फिर 0 पे आ जाओगे वापस, ठीक है। सो यहाँ से आप क्यूरीज लें, गूगल से, उधर से आप लें, आपने कुछ भी नई चीज़ जाननी हो ना, ये है क्या, तो फेसबुक ग्रुप में चले जाएं और फेसबुक ग्रुप में जाकर उससे बाय करने की कोशिश करें। बाय नहीं करना आपने, मैं कहा बाय नहीं करना, आपने सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करनी है बाय करने की, तो आपको सारा समझा देगा। मतलब आपकी क्यूरीज ऐसी होनी चाहिए कि आपको समझ आ रही हो, आप उससे सीख रहे हो, बेसिकली आपने उससे सीखना है। मतलब आपने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया, मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ ऐसे फेसबुक से कुछ भी सीखना हो, लोग मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं, लोग पोस्ट कैसे लगाते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे होती है। मतलब आपने क्लाइंट बन के जाना है ना उसके पास कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, आप कैसे देंगे, फिर आप उससे पूछें आप कैसे करेंगे। आपको क्या हुआ, आपको सारी स्ट्रेटेजी पता लगी है उनकी कि क्या करने लगे हुए, उसमें जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी इज फाइन। तो ये थी हमारे पास लिंक बिल्डिंग। हमारा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, ऑन साइट एसईओ के ऊपर और टेक्निकल। फोरम कोरा में ज्वाइन करें। और ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ इनमें से एक स्ट्रेटेजी जो है वो आजकल कोई इतनी ज़्यादा नहीं इन, वो ये वाली है डायरेक्टली सबमिशंस, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सब हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसकी तरफ जाओगे तो इसी तरह भी आपने लिखना है हाई पीआर लोकल लिस्टिंग साइट्स, तो देखिएगा यहाँ पर वो भी आएंगी और सब अलग अलग आ रही हैं चीज़ें। आ गई है। अब हम क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो पाकिस्तान की दिखा रहा है, कितनी सारी आ रही हैं देखें। इधर आकर भी आपने ये काम करना है। इधर है जरा हाई पीआर लोकल लिस्टिंग साइट्स, कनाडा। इस तरह कंट्री वाइज भी आपको मिलेगी। अगर आपको आपका बिजनेस उस जगह, मेरा क्लाइंट अगर कनाडा का होगा, मुझे तो वहां भी काम करना होगा ना सारा, तो मुझे उसकी मार्केट के हिसाब से काम करना होगा। और क्या था, आर्टिकल्स, गेस्ट पोस्ट, तो ये सारी हैं जिन पे हमें फ्यूचर में काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी जगह पर एसईओ की जॉब कर रहे होगे तो ये साइट्स जो है ना वो आपको वो खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे दें, उनके पास सारा डाटा पड़ा होगा, उन्होंने एक ही दफ़ा सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके लिया हुआ है, लोगों से लिया भी हुआ है कि भाई यहाँ पोस्ट करो। तो आपने सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे जाकर साइन अप करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जीमेल चाहिए होगा कोई, वो भी आपको कंपनी वाले प्रोवाइड कर देंगे कि इसके थ्रू आप साइन अप करें, यहाँ जाएं, यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम लिखें, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, ठीक है, यहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखें, आपकी वेबसाइट पे जो टाइटल आ रहा है वो लिखो, मोबाइल नंबर दो, एड्रेस दो और सबमिट कर दो, एक लिस्टिंग आपने ऐड कर दी इस तरीके से।